दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स टूल में बहुत बहुत स्वागत है। और बेसिक साइंस के ये टॉपिक जिसका 18वां वीडियो आज मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। प्रत्येक वीडियो में छोटे टॉपिक ही रखता हूँ, मैं छोटे ही पॉइंट करवाता हूँ, क्योंकि इसके पीछे हमारी भी एक मजबूरी है, क्योंकि वीडियो अपलोड होते हैं तो थोड़ा टाइम लगता है और आपके लिए आसान होगा कि छोटे टॉपिक है तो उनको कवर आसानी से कर पाओगे आप लोग। तो लास्ट वीडियो में मैंने बल की चर्चा की थी और आज यहीं से मैं दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ बल के बारे में। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो वीडियो है बेसिक साइंस से संबंधित हैं, तो जो भी कैंडिडेट इनको देख रहे हैं वो इनका पूरा फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। और विशेष करके कंपटीशन एग्ज़ाम की जो तैयारी करने वाले कैंडिडेट हैं वो तो स्पेशली इन वीडियो को फॉलो करें, क्योंकि आने वाले टाइम में रीट एग्ज़ाम होने वाला है। तो रीट एग्ज़ाम की दृष्टि से ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं। आपसे मेरा ये अनुरोध है कि मैं रीट साइंस का सिलेबस करवाने की पूरी कोशिश करूँगा। जैसे जैसे समय मिलता जाएगा रीट मैथ्स के टॉपिक भी आपको उपलब्ध करवाऊँगा और जीके से संबंधित टॉपिक भी आप लोगों को एक अच्छे तरीके से उपलब्ध करवाने की हमारी टीम पूरी कोशिश करेगी। तो आपसे हमारा यही अनुरोध है कि आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। हम आपसे इतना सहयोग चाहते हैं बस। चलिए हम शुरुआत करते हैं कि बल क्या चीज़ होती है। बल एक ऐसी राशि है, एक ऐसी भौतिक राशि है बल, जो वस्तु की अवस्था परिवर्तन करने का प्रयास करती है। या तो अवस्था बदल देती है या बदलने का प्रयास करती है, वो भौतिक राशि बल कहलाती है। यानी वस्तु अगर स्थिर है तो उसे गतिशील करेगी और अगर गतिशील है तो उसको स्थिर कर देगी। या तो परमानेंट ही कर देगी ये काम, या फिर उसको परिवर्तन करने का कोई ना कोई प्रयास होगा, वो राशि बल कहलाती है। यानी बल की सहायता से ही हम ऐसा कर पाते हैं। इसका उदाहरण मैंने ये दिया था आपको कि जैसे कोई गड्ढे के अंदर कोई बस, कोई गाड़ी फंस गई है, उसको बाहर निकालना है, तो बाहर निकालने के लिए हम उस पर फोर्स लगाते हैं, बल लगाते हैं, धक्का देते हैं उसको। ठीक है, उसको धक्का देते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हम उसको धक्का दे रहे हैं ताकि वो वहाँ जहाँ पर फंसी हुई है, स्थिर अवस्था में है, वहाँ से बाहर निकल जाए और गतिशील हो जाए। तो हम उसकी अवस्था बदलने का प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं हम। अगर हमारी कोशिश कामयाब हो जाती है तो उसकी अवस्था बदल जाती है, मतलब जो गाड़ी जहाँ फंसी हुई है वहाँ से बाहर निकल जाती है। समझ में आ रही बात मेरी? तो ये राशि बल कहलाती है। और बल एक सदिश राशि होती है बच्चों, क्योंकि बल की एक विशेष डायरेक्शन होगी। गाड़ी को धक्का देना है तो धक्का देने के लिए हम एक निश्चित डायरेक्शन का चुनाव करते हैं कि गाड़ी को इस साइड से धक्का दिया जाए ताकि आसानी से बाहर निकल जाए। तो बल लगाने की एक निश्चित दिशा होती है। ऐसा नहीं है कि बल अपनी मर्जी आई वैसे बल लगा दिया, नहीं, बल लगाने की एक निश्चित दिशा होती है। इसलिए बल एक सदिश राशि होती है और इसका मात्रक एसआई पद्धति में, कौन सी पद्धति में? एसआई पद्धति, क्योंकि हम एसआई पद्धति का अनुसरण करेंगे। एसआई पद्धति में इसका मात्रक न्यूटन होता है। न्यूटन एक महान वैज्ञानिक थे जिनके बारे में हमने आपको बायोग्राफी भी उपलब्ध करवाई है हमारे चैनल में। तो हम आपसे ये अनुरोध करेंगे कि पढ़ाई के साथ साथ प्लीज़ उन बायोग्राफी को भी आप देखें, क्योंकि हम वो बायोग्राफी आप लोगों के लिए मेहनत करके तैयार कर रहे हैं, इसीलिए ताकि आप लोग इन महान वैज्ञानिकों के बारे में जान सको कि आखिर इन्होंने क्या कुछ किया जिसकी वजह से आज हम इनके बारे में इतना अध्ययन कर रहे हैं। तो बल का अध्ययन करने के लिए आप लोगों को 3 बिंदुओं का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो में भी चर्चा की, दोबारा बता देता हूँ कि बल का क्रिया बिंदु क्या है। यानी बल जिस बिंदु पे आप लगा रहे हो वो बिंदु कौन सा है। तो बल को लगाने का क्रिया बिंदु ऐसा होना चाहिए ताकि वस्तु की अवस्था में परिवर्तन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, क्योंकि बल भी वही भौतिक राशि है ना जो अवस्था में परिवर्तन करने का प्रयास करती है। ठीक है, जैसे गाड़ी फंसी हुई है गड्ढे के अंदर, मैंने उदाहरण दिया है, तो गाड़ी को बाहर निकालने के लिए उसका एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसा हिस्सा, उसी पर बल लगाओ
ताकि वो आसानी से बाहर निकल जाए। अन्य हिस्सों पर बल लगाने का कोई फायदा नहीं है, हम सब जानते हैं। तो गाड़ी को जिस दिशा में हमें बाहर निकालना है या आसानी से बाहर निकालने के लिए हमें उस पर एक निश्चित क्रिया बिंदु पर ही बल लगाना चाहिए। ठीक है। नंबर 2 बात, बल का परिमाण, मतलब बल जो लगा रहे हो उसका परिमाण कितना है, उसका मान कितना है, ये भी अपने को पता होना चाहिए। कैसे? जैसे सपोज करो बल, जैसे एक बस फंसी हुई है यहाँ पर, तो बस को बाहर निकालने के लिए ज़्यादा परिमाण का बल चाहिए क्योंकि वस्तु भारी है। ठीक है, वस्तु भारी है। अगर बस हल्की होती, वस्तु यानी जो हमने बस का उदाहरण लिया है या ये जो वस्तु मानी है, अगर ये वस्तु हल्की है तो हम थोड़े परिमाण के बल से ही इसकी अवस्था परिवर्तित कर सकते हैं। लेकिन अगर वस्तु भारी है तो उस वस्तु को देखकर हमें बल का परिमाण, उसका अनुमान लगा लेना चाहिए कि इसको बाहर निकालने के लिए ज़्यादा बल की आवश्यकता है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिस पर हम बल का अध्ययन करने के लिए, बल के बारे में जानने के लिए इन बिंदुओं को हमें जानना आवश्यक है। नंबर 3, बल के कार्य करने की दिशा। ये तो इम्पोर्टेंट है ही। आप जानते हो कि बल एक सदिश राशि है, तो एक निश्चित दिशा में बल लगाना चाहिए जिस दिशा में हमें आवश्यक हो। मतलब अगर जैसे इस वस्तु को मैं इधर धकेलना चाहता हूँ या ये गाड़ी है इसको इधर निकालना चाहता हूँ, तो इसकी दिशा में मेरे को बल लगाना चाहिए। तो बल के कार्य करने की दिशा भी अपने को पता होनी चाहिए। बल का अध्ययन करने के लिए ये चीज़ों का अपने को नॉलेज होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं चर्चा करता हूँ क्योंकि लास्ट वीडियो में हमारा जो मेन पॉइंट जो हमने लगाकर छोड़ा था वो था न्यूटन का। ठीक है, हमने न्यूटन का एक पॉइंट लगाकर छोड़ा था कि न्यूटन ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले गति को नियंत्रित करने वाले नियमों का प्रतिपादन किया था। पूरा नाम आप जानते हो, इनका पूरा नाम था आइजैक न्यूटन। ठीक है, गति के नियमों का सबसे पहले इन्होंने प्रतिपादन किया था न्यूटन ने। और ऐसे ये नियम थे, ठीक है, ये ऐसे नियम थे जिन नियमों की सहायता से हमें बल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, या ऐसा बोलूं कि बल की एक्यूरेट परिभाषा जानने को मिल सकती है इन नियमों के बारे में। ठीक है, इन नियमों का समय समय पर अनेक वैज्ञानिकों द्वारा इन नियमों के बारे में ये कह दें कि इनके बारे में बताया गया, इन नियमों के बारे में, और इनका प्रूफ किया गया और ये नियम बिल्कुल सही पाए गए। इसलिए इन नियमों को एक बहुत ज़्यादा आधारशिला मिल गई न्यूटन के नियमों को। ठीक है, और बिल्कुल ये नियम विज्ञान के क्षेत्र में, भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में अपने एक अलग अस्तित्व से स्थापित हो गए। इनके बारे में अपने को पढ़ना जरूरी है। देखो बच्चों, न्यूटन ने गति के संबंध में 3 नियम प्रतिपादित किए। ठीक है, न्यूटन ने गति के कितने नियम प्रतिपादित किए? 3 नियम। न्यूटन की गति के 3 नियम प्रतिपादित किए बच्चों, याद रखना ये चीज़। कई बार तो एग्जाम के अंदर इन नियमों का नाम आ जाता है। 3 नियम प्रतिपादित किए। अब कौन कौन से वो नियम थे वो देखना है अपने को। ठीक है, 3 नियम प्रतिपादित किए, जिसमें जो पहला नियम है, ध्यान देना थोड़ा सा, वैसे इनके क्रम से ही नाम है, न्यूटन की गति का प्रथम नियम। गति का प्रथम नियम क्रम से याद रखना है। ठीक है, इसका एक नाम और भी है, गति का प्रथम नियम है, इसे एक नाम और भी देते हैं, ये भी याद रखना आप लोग, जड़त्व का नियम। तो कई बार तो अच्छे एग्जाम में ये भी क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, कि कौन से न्यूटन की गति के कौन से नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं। दूसरा, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम। गति का द्वितीय नियम। ठीक है, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम, जिसे हम एक नाम और भी कह सकते हैं, इसे संवेग संरक्षण का नियम भी कहते हैं। ठीक है, दूसरा जो नियम है इसको संवेग
संरक्षण का नियम भी कहते हैं या संवेग संरक्षण नियम भी कहते हैं, सीधा भी लिख सकते हो इसको। ठीक है। फिर तीसरा जो नियम था वो था न्यूटन की गति का तृतीय नियम या तीसरा नियम, और इसका एक नाम और होता है, इसे क्रिया प्रतिक्रिया नियम भी कहते हैं। तो पहला प्रश्न तो यही है कि आपको न्यूटन की इन तीनों गति के नियमों के नाम याद होने चाहिए। ठीक है। प्रथम नियम जड़त्व का नियम, दूसरा नियम संवेग संरक्षण का नियम, और तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है। संवेग क्या होता है ये मैं आगे बताऊंगा, क्योंकि एक नया नाम आया है ये संवेग का। वैसे तो इन तीनों में ही नए नाम आ रहे हैं, जड़त्व भी एक नया नाम है, संवेग भी एक नया नाम है, और क्रिया प्रतिक्रिया भी एक नया नाम आता है। लेकिन इनके बारे में तो आप जानते ही हो, क्रिया प्रतिक्रिया क्या चीज़ होती है। ये तो नॉर्मल हिंदी के शब्द है जिनके बारे में हम आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है। लेकिन देखो विज्ञान में बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं, अगर एक टॉपिक को लेकर चलें तो वो पूरा एक वीडियो बन जाए उस टॉपिक के ऊपर। इसलिए हम अलग अलग पॉइंट को नए लेकर उनको साथ ही पढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि फ़िलहाल हम गति के नियम पढ़ रहे हैं तो हमें इनके बारे में जानना ज़रूरी है। इसलिए मैं यहाँ पर पहले संवेग की चर्चा नहीं करूँगा, क्योंकि ऐसे और भी भौतिक राशियों के नाम आएंगे, नई नई भौतिक राशियों के नाम आएंगे, उनके बारे में आपको जानना पड़ेगा। इसलिए मैं आपसे ये अनुरोध करता हूँ कि जैसे जो नियम के अनुसार नाम आ रहे हैं उनको वहीं पर तैयार करने की कोशिश करें। ठीक है। इसके अलावा जो जो यूज़ आने वाले जो भी वर्ड हैं, जो भी मात्रक हैं, जो भी भौतिक राशियां हैं, उनके बारे में मैंने आपको शुरुआत के वीडियो में बताने की कोशिश की है। ठीक है। तो उन वीडियो को ज़रूर देखें, आपसे मेरा ये अनुरोध है, क्योंकि वो वीडियो मेन आधार हैं इन चीज़ों का। कहीं ना कहीं आगे चलकर वो टॉपिक वो पॉइंट हमें काम आएंगे। वहाँ पर मैंने गति के बारे में चर्चा की थी शुरुआत में, तो गति के बारे में मैंने आपको बताया था। ठीक है। गति के बारे में पहले तो ये बताया था गति के प्रकार, सरल रेखीय गति, घूर्णन गति। ठीक है। इस प्रकार मैंने गति के प्रकार बताया था। उसके बाद मैंने एक समान गति, द्विविमीय गति और त्रिविमीय गति का वर्गीकरण भी किया था। ठीक है। तो ये जो गति के प्रकार है इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि कौन सी गति क्या होती है, इनके बारे में भी मैंने समझाने की कोशिश की है, तो आप पहले के वीडियो ज़रूर देखें। अब चलिए हम चर्चा करते हैं न्यूटन की गति के पहले नियम की। ठीक है। मैंने हेडिंग डाल दी न्यूटन की गति का प्रथम नियम या जड़त्व का नियम। अब देखिए ये थोड़ी सी थ्योरी है इन टॉपिक के अंदर, वो आप समझने की कोशिश करना और इनके एग्जाम्पल को भी क्लियर करना। मैं एग्जाम्पल बताऊंगा, उन एग्जाम्पल को क्लियर करना, और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल बन सकते हैं नियम से संबंध में। तो अलग अलग किताबों में आपको अलग अलग देखने को मिल सकते हैं, ये भी हो सकता है, लेकिन आप मेन जो इनका रूल है वो तैयार करना। ठीक है। प्रथम नियम क्या कहता है? प्रथम नियम ये कहता है कि कोई भी वस्तु जिस अवस्था में होती है, ठीक है, कोई भी वस्तु जिस अवस्था में होती है वो हमेशा उसी अवस्था में बने रहने का प्रयास करती है। ये न्यूटन की गति का पहला नियम है। यानी कोई भी वस्तु किसी भी अवस्था में हो, चाहे वो स्थिर हो चाहे वो गतिशील हो, उसी अवस्था में रहने का प्रयास करती है। और कब तक रहेगी उस अवस्था में? जब तक आप लोग कोई बाह्य बल कार्यरत नहीं करोगे। मतलब जब तक आप बाहर से उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करोगे तब तक वो वस्तु अपनी अवस्था में परिवर्तन नहीं करेगी। और अगर आप उसकी अवस्था में परिवर्तन करने का प्रयास करोगे तो वो वस्तु उस अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है। ये न्यूटन की गति का प्रथम नियम है। वस्तु द्वारा अपनी अवस्था परिवर्तन का जो विरोध होता है बच्चों, उसे जड़त्व कहते हैं। मतलब ये नियम हमसे क्या कहता है? ये नियम ये कहता है यदि वस्तु स्थिर है, यदि वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर ही रहेगी।
नंबर 2 बात, अगर गतिशील है तो गतिशील ही रहेगी। कब तक? जब तक आप बाह्य बल नहीं लगाओगे। जब तक बाह्य बल कार्यरत ना हो। ठीक है। और जब आप लोग इस पे बल लगाओगे, ठीक है, जब बल लगाने की बात आएगी, जब हम इस पे बल लगाएंगे तो वो इस कारण का विरोध करेगी। ठीक है। तथा जब वस्तु पर अवस्था परिवर्तन के लिए बाह्य बल लगाया जाता है तो वस्तु उस अवस्था परिवर्तन का, वस्तु उस अवस्था परिवर्तन या गति में परिवर्तन कह दो, वस्तु उस अवस्था परिवर्तन का, क्योंकि मैंने अवस्था परिवर्तन इसलिए नाम दिया है, स्थिर है तो स्थिर, गतिशील है तो गतिशील, परिवर्तन का विरोध करती है। ठीक है। इस गुण को बच्चों जड़त्व कहते हैं। इस गुण को जड़त्व कहते हैं, याद रखना ये चीज। और यही न्यूटन की गति का प्रथम नियम है, यही पहला नियम है। ठीक है। जड़त्व का गुण पूछे तो आप ये कहो कि अगर किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाया जाए तो वो वस्तु अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है। ठीक है। साफ सी बात है कि अगर किसी वस्तु को हम उसकी अवस्था बदलना चाहें तो उस वस्तु पर हमें काम करना पड़ेगा। अगर कमरे में एक मेज़ पड़ी है, उस मेज़ को एक जगह से दूसरी जगह रखोगे तो उसकी तरफ देखने से वो मेज़ दूसरी तरफ नहीं चली जाएगी, उसको वहाँ से उठाकर रखना पड़ेगा, यानी हमें काम करना पड़ता है। समझ रहे हो बात मेरी? या उस पर हमें धक्का लगाना पड़ेगा। आई बात समझ में? काम करोगे तो भी बल की आवश्यकता होती है, अगर हम कार्य करते हैं तो भी बल की आवश्यकता होती है, क्योंकि कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन। ठीक है। और अगर धक्का देंगे तो वो बल होता ही है। तो साफ सी बात है कि अवस्था परिवर्तन के लिए हमें बाहर से काम करना पड़ता है, और जब हम काम करते हैं तो ये साफ ही बात है कि वो वस्तु काम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो वस्तु हमारी जो द्वारा क्रिया की जा रही है उसका विरोध कर रही है। ठीक है। तो जब भी वस्तु की अवस्था परिवर्तन का हम प्रयास करते हैं तो वस्तु उस कारण का विरोध करती है। ठीक है। ये गुण जड़त्व का गुण कहलाता है। आगे बात समझ में? और ये न्यूटन की गति का प्रथम नियम है, इसीलिए इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ये मैंने स्टेटमेंट यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है। एक बार दोबारा बता देता हूँ। स्थिर है तो स्थिर रहेगी, गतिशील है तो गतिशील रहेगी। कब तक? जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। और जब आप उस पर बाह्य बल लगाते हो उसकी अवस्था चेंज करने के लिए, तो वस्तु उस कारण का विरोध करती है। ये गुण जड़त्व कहलाता है, ये नियम जड़त्व का नियम कहलाता है, और ये न्यूटन की गति का पहला नियम है। अब थ्योरी है तो आपको समझना पड़ेगा इसमें। अब मैं इसके एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। अब इनके एग्जाम्पल भी वो थ्योरी है। ठीक है। थ्योरिकल एग्जाम्पल है जो अपने को देखने को मिल सकते हैं अपने दैनिक जीवन में भी बहुत बार। चलिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जैसे मानो आप किसी बस में बैठे हो और बस अपनी जगह पर खड़ी है। ठीक है। अपने को पता ही नहीं है, हम आराम से बस में बैठे हैं, बस खड़ी है, इसका मतलब हम बस में स्थिर हैं। लेकिन जैसे ही बस अचानक चलती है, जैसे ही बस अचानक चलती है तो हमें पीछे की ओर धक्का लगता है। मेरा पहला एग्जाम्पल समझने की कोशिश करना। ठीक है। क्या लिख रहा हूं मैं उदाहरण? स्थिर बस अचानक चलने पर
या गतिमान होने पर, बस स्थिर थी वो अचानक चलने लगी, अचानक चलने पर यात्री को कहाँ धक्का लगता है? पीछे की ओर, पीछे की ओर धक्का लगना। ये पहले नियम का उदाहरण है। क्यों? क्योंकि भाई इसने विरोध किया है उसका। बस आगे चली है और जब कोई चीज़ आगे जा रही है तो उसका विरोध पीछे ही होगा, दाएं जा रही है तो उसका विरोध बाएं होगा, ऊपर जा रही है तो उसका विरोध नीचे होगा। ठीक है, मैंने ऊपर यहाँ पर लिखी है लाइन कि अवस्था परिवर्तन का विरोध कर रही है। तो हम बैठे थे स्थिर और बस चली आगे, ठीक है, हमें धक्का लगा पीछे की ओर, क्योंकि बस के चलने से हमारी जो बॉडी है वो अचानक गतिशील हो गई। ठीक है, बस जैसे ही अचानक चली हमारी बॉडी गतिशील हो गई आगे की तरफ। अब जब बॉडी आगे की तरफ यानी हमारा शरीर आगे की तरफ गतिशील हुआ तो हमारे शरीर ने उसका विरोध किया। बात समझ में आ रही है? हमारे शरीर ने उसका विरोध किया और विरोध हमेशा अपोजिट होता है, विरुद्ध होता है। तो बस तो आगे गई, विरोध पीछे हुआ, यानी हमें पीछे की ओर धक्का लगा। ठीक है, इसी का दूसरा उदाहरण, बस चल रही है, हम आराम से बैठे हैं, लेकिन अचानक जैसे ही बस के ब्रेक लगाए जाते हैं हमें आगे की ओर धक्का लगता है। यह भी इसी का उदाहरण है और यह गुण ही जड़त्व होता है। समझ में आ रही बात मेरी? हमें आगे की ओर धक्का लगता है, इसी का उदाहरण। यानी मैं लिखता हूं गतिशील बस के ब्रेक लगाने पर यात्री को आगे की ओर धक्का लगना। ठीक है, वैसे दोस्तों ये न्यूटन के नियम है, अनंत एग्जाम्पल मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि उनकी महान सोच थी इन नियमों पर और वहाँ तक सोच पाना बहुत मुश्किल का काम है। लेकिन ऐसे बहुत सारे उदाहरण हम दैनिक जीवन में देख सकते हैं। और वैसे ही एक उदाहरण मैंने लिखा है बस का। बस चल रही है तो आपको पता है कि हमारा शरीर भी उस बस के साथ गतिमान है। ठीक है, शरीर भी गतिमान है, लेकिन अचानक जब ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेक लगाने से होता क्या है? ब्रेक लगाने से बस रुक गई। ठीक है, ब्रेक लगाने से बस रुक जाती है तो इसके पीछे वजह क्या होती है? बस रुक गई। इसका मतलब क्या हुआ कि बस रुकने से हमारे शरीर का जो नीचे का हिस्सा है जो बस के संपर्क में होता है वो स्थिर हो गया, क्योंकि बस ने ब्रेक लगा दिए तो बस के संपर्क में हमारे पैर थे वो स्थिर हो गए। ठीक है, लेकिन ऊपर की जो बॉडी है वो गतिशील है, हवा में है, वो गतिशील है। आगे बात समझ में? अब आपको पता है कि पैरों को छोड़कर बॉडी आगे तो जाएगी नहीं। ठीक है, तो बस के ब्रेक लग गए, इसका मतलब पैर रुक गए लेकिन बॉडी आगे की तरफ गतिशील होती है। ठीक है, अर्थात हमें आगे की ओर धक्का लगता है। मैंने दो अलग अलग उदाहरण आपके सामने रखे हैं। ये दोनों उदाहरण न्यूटन की गति के नियमों को, प्रथम नियम को दो टुकड़ों में बांट सकते हैं बच्चों। ठीक है, क्योंकि मैंने इसीलिए दो एग्जाम्पल आपके सामने रखे हैं। ये दोनों एग्जाम्पल इसी नियम को दो भागों में बांट सकते हैं। पहला नियम स्थिर से गतिशील होना और दूसरा नियम गतिशीलता से स्थिर होना। तो हो सकता है आगे की स्टैंडर्ड बुक्स के अंदर आप लोगों को इन दोनों नियमों को दो प्रारूप में विभाजित किया हुआ मिल सकता है। ये मैं यहाँ क्लियर कर देना चाहूँगा ताकि किसी प्रकार का संदेह आपके दिमाग में न उत्पन्न हो। और क्या नाम देंगे उनके? एक नाम देंगे स्थिरता का जड़त्व है और एक नाम देंगे उसको गतिशील अवस्था का जड़त्व है। ठीक है, तो ये इसके उदाहरण हैं। स्थिरता का जड़त्व मैंने बता दिया, जो वस्तु गतिशील है वो अचानक स्थिर हो जाए और स्थिर से अचानक गतिशील हो जाए। तो इस प्रकार इनके दो उदाहरण आपको मिल सकते हैं।
इसके अलावा एक उदाहरण और दूं, अपने घर में हमने ये चीज़ देखी है अमूमन कि जब किसी भी कंबल पर या किसी भी चद्दर पर धूल मिट्टी चढ़ जाती है तो हम क्या करते हैं, उस कंबल को किसी लकड़ी की सहायता से, ठीक है, कोई दरी हो, ठीक है, या कोई कंबल हो, कोई चद्दर हो, उस चद्दर की धूल अलग करने के लिए किसी लकड़ी की सहायता से उस पर प्रहार करते हैं। ये तो हम बेसिकली देखते हैं घरों में, उस पर प्रहार करते हैं। तो प्रहार करने से क्या होता है, जो धूल के कण होते हैं वो चद्दर से पृथक हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। ठीक है, बात आ रही है समझ में? धूल के कण चद्दर से पृथक हो जाते हैं, वो भी न्यूटन की गति के प्रथम नियम का एक उदाहरण है। समझ में आ गई बात मेरी? क्योंकि धूल के कण चद्दर पे स्थिर थे और हमने जैसे ही डंडे से उस पर प्रहार किया तो वो उसका विरोध करते हैं, विरोध करके चद्दर से अलग हो जाते हैं। ये भी जड़त्व का एक एग्जाम्पल है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिनके बारे में आप नई नई किताबों में अलग अलग रूप से पढ़ सकते हो। तो मैं तो आप सबको यही कहूँगा कि जिस भी एग्जाम्पल में आपको ऐसा लगे, क्योंकि ये बेसिकली बहुत क्वेश्चन आते हैं इस जड़त्व के नियम पर, और पहला प्रश्न तो यही बन जाता है कि प्रथम नियम क्या कहलाता है, जड़त्व का नियम कहलाता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहलाता है। इस प्रकार का एग्जाम्पल, या कई बार एग्जाम्पल देकर आपको पूछ ले कि न्यूटन की गति के कौन से नियम पर आधारित है, तो याद रखना जिस नियम में आपको ऐसा लगे कि यहाँ पर विरोध हो रहा है, किसी भी अवस्था परिवर्तन का विरोध हमें नजर आ रहा है, तो वो जड़त्व के नियम या प्रथम नियम में आएंगे। ठीक है, एक उदाहरण मुझे और याद आ रहा है कि कोई फल लगे पेड़ की डाली को जब हम हिलाते हैं तो डाली से फलों का नीचे गिरना भी इसी नियम में आता है। ठीक है, क्योंकि हम डाली को जैसे ही हिलाएंगे तो हिलाने से जो फल थे वो डाली पर स्थिर थे, और जैसे ही डाली को हिलाते हैं तो वो डाली गतिशील हो जाती है और फल उसका विरोध करते हैं, और विरोध करते हैं तो वो नीचे गिर जाते हैं। तो ये जड़त्व के नियम में या गति के प्रथम नियम में हम इनको ले सकते हैं, इन उदाहरण को। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं फ़िलहाल इतना ही बताऊंगा प्रथम नियम के बारे में, क्योंकि थ्योरी है, वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाता है तो अपलोडिंग में थोड़ी समस्या आती है हमें, इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। लेकिन थोड़ा हो, लेकिन आप इस मैटर को क्लियर करना और समझने की कोशिश करना कि आज हमने क्या पढ़ा। आज हमने न्यूटन की गति के नियमों के बारे में पढ़ा है, 3 नियम जिनके नाम मैंने आपको बताएं, और इनके जो अलग अलग उपनाम जिसको हम कहते हैं, अलग नाम से इनको भी ये जाना जा सकता है, इनके बारे में बताया, और प्रथम नियम और उसके उदाहरण के बारे में मैंने आपको बताया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आएगी और पसंद भी आएगी। तो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करवाना, ठीक है, और इसके नोट्स तैयार करना। तब तक के लिए धन्यवाद। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, नोट्स बनाइए।